a proton mass m accelerated by a potential difference v flies through a uniform transverse magnetic field B. The field occupies a region of space by width d if alpha b the angle of deviation of proton from initial direction of motion, the value of sin alpha will be. समरी क्या है? ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में एक प्रोटॉन मोशन कर रहा है। ट्रांसवर्स होने की वजह से ये क्लियर हो गया कि पाथ सर्कुलर होगा, लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड है लिमिटेड रीजन में है, इसकी वजह से पूरा सर्किल बन पाएगा या नहीं ये नहीं कहा जा सकता। कितना सर्किल बन जाएगा इट विल डिपेंड ऑन द विड्थ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बताना है यहाँ पर कि अगर विड्थ d है तो जब प्रोटॉन निकलेगा तो कितना एंगल बना के निकलेगा। अभी भी आई थिंक आपको कहानी नहीं समझ में आई होगी। मैंने कहा कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आया करें जिसमें इनसफिशिएंट विड्थ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रहे, ड्यू टू दैट सर्किल पूरा ना बन पाए, तो भी आप पूरा ही बनाइए। पहले आप पूरा सर्किल ज़रूर बनाइए, फिर बाद में इस बात पर विचार कर लीजिएगा कि कितना ये सर्किल का फ्रैक्शन कंप्लीट होगा और कितना नहीं होगा। ये मैंने पूरा सर्किल बनाया। यहाँ पर ये चार्ज पार्टिकल है पॉइंट ए पे, इसका क्यू एम ये सब आप लिख सकते हैं, और इसमें वी भी है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी है। ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड भी बना दी। तो यहाँ पर तीन बातें तो दिख ही रही हैं कि एक तो Q है, एक V है और एक B है। तो ये तीनों की वजह से एक फोर्स लगेगा QVB के बराबर, जो कि V के परपेंडिकुलर होगा, और इसी को अगर हम आगे बढ़ा दें तो यहीं पर सेंटर लाई करेगा। ये आपका सेंटर हो गया, ये पॉइंट A हो गया। C से O की तरफ रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल लगता है, ये होता है mv²/r के बराबर, जो अगर हम इन दोनों को बराबर कर दें, कराना ही पड़ेगा, तो ये दोनों क्योंकि बराबर होते ही हैं तो r जो आएगा mv/qb आएगा। ये सब आपको बहुत अच्छे से पता होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ये जो एग्जिस्ट कर रही है, ऐसे मान लीजिए कि जहाँ पर चार्ज है वहाँ तो एग्जिस्ट, जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ तो कर ही रही है, और इसके बाद फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये धीरे धीरे आगे ले जाओ, धीरे धीरे और आगे ले जाओ। तो अगर ये जो लाइन है इसकी जो डिस्टेंस है कहाँ से, जो वाई एक्सिस थी वहाँ से, अगर जो ये डिस्टेंस d है r से थोड़ी सी ज़्यादा हुई या r से बस ज़्यादा हुई, तो फिर ये आपका सर्किल पूरा बन जाएगा, क्योंकि इसको प्रॉपर स्पेस मिल जाएगा घूमने के लिए। बट अगर मिस्टेकनली d कम रहा और ये d यहीं तक रहा, तो होगा क्या कि ये इस पॉइंट तक यहाँ जो डॉट डॉट बने हैं उसकी वजह से सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, लेकिन उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से सर्कुलर पाथ फॉलो नहीं हो पाएगा। किसी प्रकार का कोई फोर्स ना लगा होने के चलते किसी भी प्रकार का कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, और फिर वो जो वेलोसिटी है उतनी ही बनी रहेगी और वो सीधा निकल जाएगा। इसी को कहा जाता है कि ट्रांसवर्स फील्ड से ये प्रोटॉन फ्लाई ऑफ हो गया। यहाँ पर ये कितना एंगल बना के निकला है ये बताना है, ठीक है। थोड़ा डायग्राम को बड़ा कर लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए बी पॉइंट पे ये जो आपका प्रोटॉन निकल कर के बाहर आया है ये कितने एंगल पे आया है ये पूछा गया है, या यू कैन से कि डेविएशन पूछा गया है। यहाँ पे कितना होगा डेविएशन, आप समझते हैं ना कि जैसे मान लो आप इधर जा रहे हो, ठीक है, लेकिन क्या है कि आपको सामने दूर कुछ दिखाई नहीं दे रहा ठीक सा, और आपको यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है अगर, तो आप अपना रास्ता चेंज कर लेते हो। तो जितने एंगल से आप अपने रास्ते को चेंज करते हो
वही होता है डेविएशन। कौन सा एंगल यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन उस एंगल को बेहतर तरीके से कैलकुलेट करने के लिए आपको जो इनिशियल वेक्टर है दोबारा से बना लेना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि वो कितना एंगल यहाँ पे रोटेट हुआ है। ये है डेविएशन। क्लियर हुआ? वही काम यहाँ पर होगा कि ये जो इनिशियल वेक्टर है इसको हम दोबारा से बनाएंगे, फाइनल वेक्टर पर ही इसको लाई करवा देंगे। ये हो गया आपका इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन और ये है फाइनल डायरेक्शन ऑफ मोशन। इनिशियल डायरेक्शन से जितना एंगल आप रोटेट कर गए हैं यही है एंगल ऑफ डेविएशन। इसको हमें निकालना है। इतनी देर बाद जाके आपको समझ में आया होगा कि आखिर हमें निकालना क्या है। हमें निकालना है कि ये जो चार्ज है कितने एंगल पर निकला है या कितना डेविएशन हुआ है, थीटा एक ही बात है। कैसे निकलेगा? सेंटर से बी को आप ज्वाइन करिए, सेंटर से बी को ज्वाइन करिए तो आपका यहाँ पर जो ये एंगल है ये भी थीटा होगा। ये कैसे समझ में आया? ये थ्योरेटिकली भी समझ में आ सकता है, मैथमेटिकली भी, कि भाई यहाँ पर जो इनिशियल डायरेक्शन था रेडियस वेक्टर का उसको देख लीजिए कि कितना रोटेट कर गया। ये हो गया आपका रेडियस वेक्टर का फाइनल डायरेक्शन। तो रेडियस वेक्टर यहाँ पर जितना एंगल रोटेट हुआ है टेंजेंशियल वेक्टर भी तो उतना ही रोटेट करेगा। ये है टेंजेंशियल वेक्टर का इनिशियल डायरेक्शन और ये है टेंजेंशियल वेक्टर का फाइनल डायरेक्शन। बाकी गणित में इसको ऐसे पढ़ते हैं कि एंगल बिटवीन टू टेंजेंट इज सेम एज इन बिटवीन देयर नॉर्मल्स। आपको ये दोनों ही बातें नहीं समझ में आई तो आप मैथमेटिकली अप्रोच करिए। राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढिए यहाँ पे कहीं अगर दिख जाए तो CMB। इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप अगर इस एंगल को कुछ मानते हो तो फिर यहाँ पर 90 माइनस दैट होगा और ये जो एंगल है ये टोटल 90 होगा। तो यहाँ पर कितना होगा? 90 माइनस 90 माइनस अल्फ़ा यानी कि अल्फ़ा। ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया। तो अब आपको थीटा निकालना है यहाँ पे, लेकिन इसे हम यहाँ बना लिए हैं और यहाँ पे बहुत आसानी से निकल आएगा। कैसे? ये जो M से B तक का वैल्यू है यही तो कम पड़ गया था ना, यही जो D था यही तो R के बराबर नहीं हुआ था ना, इसी की वजह से तो पूरा सर्कल नहीं बन पाया था ना। तो ये D अब नॉन पैरामीटर में है। इस थीटा के वास्ते ये परपेंडिकुलर है और ये नॉन पैरामीटर में है। और रही बात हाइपोटेन्यूज की तो वो तो रेडियस ऑफ द सर्कल है, वो भी नॉन पैरामीटर में है। तो P और H परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, इनके पॉइंट से अगर हम बात करें तो ये आपका साइन थीटा आ जाएगा। साइन थीटा ही क्वेश्चन में पूछा है। ये आपका D/R आ गया है, बस आपको R की वैल्यू रखनी है। आंसर आ गया। R की वैल्यू MV डिवाइड बाई QB, रेसिप्रोकल के करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, QBD डिवाइड बाई MV। आंसर कॉपी कर लेते हैं और ऑप्शन के पास चलते हैं। ऑप्शन ये रहे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन आपको मैच होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। दरअसल बात ये है कि यहाँ पे ये जो V है ये छोटा वाला V है और ऑप्शन में जो ये V है ये बड़ा वाला V है। हुआ क्या है कि यहाँ पर छोटा वाला V स्पीड है और बड़ा वाला V वोल्टेज है। हमने डायरेक्टली बोल दिया ऐसे कि एक प्रोटॉन मानो V की स्पीड से एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। प्रश्न उठता है ये स्पीड आई कहाँ से? या तो आप मैन्युअली हाथ से उसको प्रोवाइड कर दो, बट प्रोटॉन को पकड़ता कौन है? ये फिजिकल चीज़ें तो है नहीं कि दिख जाती हो आपको नेकेड आई से, आप उसको पकड़ लो उठा के पटक दो। उसको यहाँ पर V स्पीड देने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू एक्सेलरेट कराया है। यहाँ पे प्लस रख दिया और यहाँ पे माइनस रख दिया और प्लस से माइनस के बीच में ये जो वोल्टेज है ये है बड़ा वाला V। उसकी वजह से जब ये प्रोटॉन पॉइंट A से चला
तो वहाँ पे तो स्पीड नहीं थी, लेकिन जब पॉइंट बी पे पहुँचा तो वहाँ स्पीड आ गई। तो कैन वी रिलेट दीज टू, ये वाला वी और ये वाला? यस, वी कैन रिलेट। हाउ? यहाँ पर गेन इन काइनेटिक एनर्जी जो होगा हाफ mv² होगा, इसका फॉर्मूला होता है वी के टर्म में, वो होता है q इंटू वी। ठीक है, अब यहाँ पर हम चाहे तो v निकाल सकते हैं, छोटा वाला qv और 2 मल्टीप्लाई में आएगा एंड डिवाइड बाई m, और इस पूरे का अंडर रूट, इसे आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो हो गया QBD डिवाइडेड बाई m, और v के स्थान पे ये बड़ा सा 2QV एंड डिवाइड बाई m। क्लियर हुआ? अब हम यहाँ पर थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। रूट m न्यूमरेटर में आ जाएगा और यहाँ पर 2QV हो जाएगा। एक m आप सोच रहे होगे ये कहाँ गया, इसको हम स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएंगे तो ये m² हो जाएगा और एक m ये कैंसिल हो जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पर ये जो आपका q है, इसको भी हम स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएंगे, स्क्वायर कर देंगे तो एक q भी कैंसिल हो जाएगा। तो अंडर रूट में इधर न्यूमरेटर में q बचेगा और डिनोमिनेटर में m बचेगा, और 2 और q और v ये तो एज इट इज़ रहेंगे, इनको तो किसी ने छेड़ा नहीं है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 2 और v, q ये एक q से कैंसिल हो गया है, ये v बड़ा वाला v है, और डिवाइड बाई 1/b। ठीक नहीं, 1/b कहाँ से आया, b इंटू डी। तो ये हो गया BD, देन पूरा का पूरा अंडर रूट में, फिर इसके बाद में q और इसके बाद में डिवाइड बाई 2mv। आपको दिखाई दिया होगा कौन सा आंसर सही है। हियर वी हैव लास्ट ऑप्शन करेक्ट।